बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब। सो इस वीडियो में हमने जो डिस्कस करना है दैट इज रिगार्डिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जैसे आपने लास्ट वीडियो जो हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की थी उसमें हमने डिजाइनिंग डिस्कस की थी, उसमें कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको हमने देखा था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे अगर आपने किसी भी इलेक्ट्रोड किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड का आपने अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो अगर वो आपके पास एक ही इलेक्ट्रोड है, चाहे वो मीन्स की सिंगल इलेक्ट्रोड है, उसके साथ दूसरा पार्टनर नहीं है, उसका दूसरा कैथोड या नोड वाला पार्ट नहीं है, सिंगल अगर आपके पास एक ही हाफ सेल है या तो रिडक्शन हाफ सेल है या फिर ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, उस केस में आप कैसे उसको मीन्स की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे। तो वो जो प्रॉब्लम है हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से सॉल्व करनी है। तो आपने देखना है कि इसमें जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी माना जाता है। और जब भी आप किसी मेटल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करके निकालते हो तो उस मेटल इलेक्ट्रोड का जो भी पोटेंशियल निकल के आता है उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। वैसे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है ना, इट इज टेंडेंसी टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन, उसमें हम स्टैंडर्ड नहीं लगा रहे। बट जब आप किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कनेक्ट करोगे इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ हम कनेक्ट करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो हमने बनाई है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि उसमें हमने सारी कंडीशंस ही स्टैंडर्डाइज रखी हैं, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। और जिस भी आपने मेटल इलेक्ट्रोड का वो उसमें इलेक्ट्रोड फाइंड आउट करनी है तो उसको भी हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड उसी कंडीशंस के अंडर ही लेंगे और उसका जो भी पोटेंशियल निकल के आएगा उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे उस इलेक्ट्रोड का। सपोज अगर आपने जिंक का निकालना है तो जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलोगे, अगर कॉपर का है तो कॉपर का। इस तरह से कोई भी इलेक्ट्रोड हम ले सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि जो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये एक टाइप का रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है, ये ऐसे एनोड भी काम कर सकता है और ऐसे कैथोड भी काम कर सकता है। तो हम इसकी दोनों ऑप्शंस को ही डिस्कस करेंगे। एक केस हम वो देखेंगे जिसमें ये ऐसे एनोड काम कर रहा है, दूसरा हम देखेंगे जिसमें ऐसे कैथोड काम कर रहा है। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है, इसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने जिंक के साथ अटैच किया है। तो यहाँ पे आपने जो केस ले रहे हैं, यहाँ पे जो हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है दैट इज एक्टिंग लाइक कैथोड, वो कैथोड की तरह काम कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हमने मीन्स की जो ड्रॉ किया है तो इसमें एक आपने लिया है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जो जिंक है, जिंक की रोड को जिंक सल्फेट में डिप किया है और जिंक सल्फेट की जो आपके पास कंसंट्रेशन 1 मोलर है। और क्योंकि हमने जिंक की इसमें फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितनी है, क्योंकि हमें पता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है इसको तो हम 0 वोल्ट ही लेते हैं, ये 0 वोल्ट के बराबर ही मानते हैं। बट सपोज करो आपको जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं पता, अननोन है, तो उसको अगर आपने इसके साथ और आपके पास सिर्फ ऑक्सीडेशन हाफ सेल अकेला जिंक ही है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे हमने ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन की अटैच की हुई है, जिसका भी हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो जो आपको ना पता हो तो वहाँ पे हम उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कंप्लीट करने के लिए एक हाफ रिएक्शन हमारे पास है और दूसरा हाफ सेल हम रेफरेंस को वहाँ पे प्लेस कर देते हैं सो दैट कि आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो कंप्लीट हो जाए। इसमें भी हमने वैसे ही किया हुआ है, पहले हमने जिंक को ले लिया, जिंक एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल फ्रेम कर रहा है, यहाँ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया हुआ है दैट इज एक्टिंग लाइक द, ये हमारे पास क्या है, रिडक्शन हाफ सेल है, रिडक्शन हाफ सेल। इन दोनों को कंप्लीट कनेक्ट करने के बाद ही इलेक्ट्रोकेमिकल जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होता है। और इसकी हमने फिर सेल पोटेंशियल निकालनी कि इसमें क्या सेल पोटेंशियल निकलेगी जिसकी हेल्प से हम जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको पता है कि जब आप इसको जिंक को इसके अंदर जिंक सल्फेट में डिप करते हो तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन का हमें कैसे पता लगा है कि जब आपने इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को, एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को और ये जिंक की इलेक्ट्रोड को आपने जब कनेक्ट कर दिया है तो हमने एक चीज़ नोटिस की है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसमें रिएक्शन स्टार्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम जिंक टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, देन इलेक्ट्रॉन, इस केस में इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जब इलेक्ट्रॉन्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो करंट का डायरेक्शन होती है दैट इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ है, क्योंकि ये क्या है, दिस इज अ नोड, और जो स्टैंडर्ड इसमें क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे काम कर रही है, ऐसे कैथोड कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो जिंक से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ हो रहा है, और जो करंट का फ्लो है दैट विल बी ऑपोजिट। करंट कहाँ से जाएगा,
करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, तो फ्लो ऑफ करंट किधर से होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू जिंक। जैसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है तो जिंक रोड्स में डिसॉल्व करना शुरू हो जाती है और जिंक की तरफ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट मूव फ्रॉम जिंक रोड टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये हमें कैसे पता लगता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाते हैं तो करंट हमें पता ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है। तो इस वोल्टमीटर में जो एरो है वो उसकी डिफ्लेक्शन हमें इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नज़र आती है, क्योंकि ये आपके पास कैथोड है दैट इज़ ऑन द राइट हैंड साइड और ये एनोड है दैट इज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। क्योंकि जो डिफ्लेक्शन है वो लेफ्ट साइड में शो कर रहा है तो इसकी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन से हमें पता लग रहा है कि ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है यहाँ पे रिडक्शन हो रही है और ऑक्सीडेशन की तरफ कहाँ पे हुई होगी, दैट विल बी ऑन द जिंक। इट मीन्स कि आपने इस एरो की डायरेक्शन से आइडिया लगाना है। नॉर्मली हमें नहीं पता था कि ये इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितनी आ रही है। आपने जब इसमें से जिंक रोड डिप की जिंक सल्फेट में, इधर आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अटैच की, जब ये रिएक्शन शुरू हुआ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम जिंक टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड साइड और एट द सेम टाइम करंट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम, करंट जो है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से इधर जिंक की तरफ आता है। जैसे ही करंट मूव करता है तो ये जब डिफ्लेक्शन आएगी उस डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन से हमें पता लग जाता है कि नो डाउट जो हमारे पास जो एनोड है वो जिंक ऐसे एनोड काम कर रहा है और जो हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो ऐसे कैथोड। क्योंकि हमें पता है कि करंट का जो फ्लो है दैट इज़ फ्रॉम द वो कैथोड से एनोड को जा रहा है। अगर करंट का फ्लो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है तो इट मीन्स कि अगर करंट हमारा कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहा है, उसकी डायरेक्शन कैथोड से एनोड की तरफ है, इट मीन्स कि जो मेटल इलेक्ट्रोड हमने इसके साथ लगाया वो एनोड है। क्योंकि एनोड से इलेक्ट्रॉन गए होंगे कैथोड की तरफ तभी कैथोड ने करंट भेजा है ना। तो यही चीज़ आपने देखनी है, यहाँ से हमें पता लग जाएगा। और इस पर जो भी रीडिंग आएगी वो रीडिंग किसकी होगी, वो हमें सेल पोटेंशियल की रीडिंग दे रहा है यहाँ पे। क्योंकि हम इन दोनों एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल, दो हमारे पास हाफ सेल है, उनको हमने कनेक्ट करके फिर इसमें वोल्टेज आ रही है। तो ये जो वोल्टेज है वो किसी एक सेल की नहीं है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल ओवरऑल पूरे रिएक्शन की वोल्टेज है, जिसमें जो वोल्टेज आ रही दैट इज़ 0.76। तो ये जो वोल्टेज है ये हमारी किसकी वोल्टेज है, ई सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, वो कितनी है 0.76। इसमें ये वोल्टेज इसमें शो हो रही है इस केस में। अब आपने ये देखना है कि नॉर्मली हमें ईएमएफ कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला हमने किया हुआ है और वो क्या होता है, उसमें ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल किसके इक्वल होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द एनोड। अब हमें पता है इस फॉर्मूले के बेसिस पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का है उसकी रीडिंग हमें वोल्टमीटर से पता लग रही है, वो आपने 0.76 यहाँ पे फिल कर दी। और जो इसमें कैथोड है, कैथोड कौन सी इलेक्ट्रोड है, वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऐसे काम कर रही है। तो हमें पता है जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जो कैथोड है इसमें कैथोड की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 0.0 वोल्ट। उसकी जो वैल्यू है वो 0, क्योंकि हमने बोला कि वो डिफ़ॉल्ट रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, उसकी 0 ही हम लेंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी 0 फिक्स की हुई है। तो जब आप इसमें कैथोड की वैल्यू 0 फिक्स कर दोगे, माइनस हमने क्या लिखना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द एनोड। अब हमें एनोड का तो कैलकुलेट करना है ना। अब हमारे पास सेल की वैल्यू निकल आई है और ई कैथोड, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ पे ऐसे कैथोड काम कर रहा है, उसकी वैल्यू हमने 0 भर दी है और एनोड की हमने कैलकुलेट करनी है। तो जो चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है उसको हम अगर एक साइड में रखें, ठीक है, तो बाकी सारा जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी होती है उसको नॉर्मली हम इसका पॉजिटिव में रखते हैं ताकि उसका प्लस में आंसर आए। तो नॉर्मली जिस चीज़ को आपने कैलकुलेट करना हो तो उसको एक साइड में कर लेते हैं और बाकी जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं उनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोड, आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द एनोड कैलकुलेट करना है। एनोड का जब आप कैलकुलेट करोगे तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड ये इधर माइनस में, इसकी जब आप साइड चेंज करोगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इधर आके क्या हो जाएगा, इसका जो माइनस साइन है वो प्लस में हो जाएगा और 0 तो ऑलरेडी इधर था ही। और यहाँ पे जो 0.76 है वो दूसरी साइड जाके यहाँ पे आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में वो प्लस में है, तो जब उसकी साइड चेंज करोगे वो माइनस में हो जाएगा, -0.76। इस
सो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मिलकर बना है, यू कैन राइट इट इन द केमिकल फॉर्म, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कई बार इसी इक्वेशन को आपको रिप्रेजेंट करना भी आ सकता है। तो अब हम इसको देखेंगे कि रिएक्शन कैसे लिखना है और सेकेंडली इसको आपने रिप्रेजेंट कैसे करना है। अभी तो हमने जस्ट इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना देखिए, कैलकुलेशन हमने कैसे की है कि नोड की वैल्यू -76 कैसे निकली, आई थिंक वो आपको पता लग गया होगा। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन को लिखना है। और अगर इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए हमने रिएक्शन लिखे तो आपको पता है जिंक जो है उसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो स्टार्टिंग में हम लिखेंगे इट इज़ अ जिंक जो सॉलिड फॉर्म में है, प्लस आपके पास जो हाइड्रोजन आयन है, क्योंकि हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसकी रिडक्शन हो रही है, तो पहले वो H पॉजिटिव आयन में होगा, क्योंकि आपने क्या लिया हुआ है, वी हैव टेकन द 1 मोलर HCl, 1 मोलर HCl है, तो 1 मोलर HCl में हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में होगा। और जब आप इसको केमिकल रिएक्शन करवाओगे तो यू नो कि जिंक, जब जिंक रोड्स में से यू नो कि जिंक बाद में जिंक आयन में कन्वर्ट, तो जैसे जैसे नोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी तो जिंक क्या होगा, जिंक डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा। तो जिंक के ऊपर क्या चार्ज आता है, दैट इज़ अ 2 पॉजिटिव, क्योंकि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो जो हाइड्रोजन आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन ही गेन करेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 हाइड्रोजन के आयन लेंगे और इसके साथ इसकी कंसनट्रेशन भी मेंशन करोगे, 1 मोलर कंसनट्रेशन है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन से मैं ले रही हूँ। यहाँ पे 1 मोलर जिंक की है और साथ में क्या रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज हो रही है। ये आपके पास केमिकल रिएक्शन है इसके लिए। और अगर आप इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अगर हम शो करते हैं, सेल रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है, तो सबसे पहले आपको पता है कि हम क्या करते हैं, पहले एनोड का लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्योंकि उसका मेथड क्या था, ABC, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो एनोड है, एनोड क्या है, जिंक सॉलिड में है, आप फिर वर्टिकल रोड लगा दी, लाइन लगाओगे और किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2+ में, और यू नो इसकी कंसनट्रेशन क्या है, 1 मोलर। फिर ब्रिज आ गया, ब्रिज के लिए आपको पता 2 लाइनें लगानी होती हैं। और अब आपके पास क्या है, यू आर हैविंग दिस यू नो कैथोड, जो हमारी कैथोड है वो कौन सी है, C से कैथोड है। तो कैथोड क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में पहले H पॉजिटिव आयन जो इस बीकर में है, H पॉजिटिव आयन, वो कंसनट्रेशन कितनी, 1 मोलर में है। और ये क्या करेंगे, ये बाद में इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे जो जिंक में से रिलीज हो रहे हैं, इसको लेके ये हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होंगे। और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे कितनी निकलती है, वो 1 atm प्रेशर में रिलीज हो रही है। और ये सारा काम किसके ऊपर हो रहा है, प्लेटिनम वायर के ऊपर हो रहा है। ये जो आपने प्लेटिनम फॉयल लगाया हुआ है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, उसके ऊपर ये सारा हाइड्रोजन की रिडक्शन जो है उसके ऊपर, उसके सरफेस के ऊपर हो रही है, इसलिए आपने यहाँ पे प्लेटिनम भी मेंशन करना है। इस वजह से अगर आपको एग्जाम में इसको रिप्रेजेंट करना भी आ जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाले किसी केमिकल सेल को, तो यू मस्ट नो दिस। तो वो भी हमें नोटिस किया कि जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऐसे कैथोड काम करेगी तब आपने इस वजह से इसका लिखना है। अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऐसे एनोड काम करती है, इसमें तो वो कैथोड की तरह बिहेव कर रही है ना, एक्ट कर रही है। बट अगर आपके पास कोई ऐसा मीन्स की मैटर इलेक्ट्रोड है जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ मिलके ऐसे कैथोड काम करता है, उस केस में जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो एनोड की तरह बिहेव करेगी। तो उस टाइप के एक एग्जांपल को हम लेंगे। अभी हमने फर्स्ट केस में किया था जहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ पे ऐसे कैथोड काम कर रही है, ये आपका फर्स्ट केस था, ठीक है, केस 1। अब हमने इसी के पैरेलल हमने दूसरा केस बनाया, दैट इज द जिसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज एक्टिंग ऐसे एनोड, जहाँ पे ये ऐसे एनोड काम कर रही है। अब आपने देखना है कि जैसे हमारे पास कॉपर की इलेक्ट्रोड है, आपको उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर नहीं पता है तो हमारे पास एक सिंगल ही है, तो हम क्या करेंगे, उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पता करने के लिए जो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है उसके साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया। देख सकते हो कि हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया हुआ है, इसकी वायर को आपने ये साथ में जो कॉपर की वायर ली हुई है, कॉपर की रोड है, कॉपर की रोड के साथ हमने इसको इलेक्ट्रोड के साथ जो हमारे पास दूसरा हाफ सेल, 2 हाफ सेल्स होते हैं, ठीक है। अगर ये ऐसे एनोड एक्ट करेगी हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल बनाएगी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जो कॉपर है, कॉपर यहाँ पे ऐसे रिडक्शन हाफ सेल फॉर्म करेगा। आपने इन दोनों हाफ सेल को इस वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है, और जैसे ही आप इस सर्किट को पूरा कनेक्ट करोगे तो इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इसमें स्टार्ट होगा। और जब इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि पहले जो ऑक्सीडेशन होती है वो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उसमें, और वही इलेक्ट्रॉन जाके क्या होता है कि जो कैथोड है उसको गेन करती है।
तो जब इसमें दोनों को कनेक्ट किया गया तो ये देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है दैट इज़ फ्रॉम दिस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू द कॉपर साइड, कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम, ये आपने नोट करना है, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम दिस हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से वो कॉपर की तरफ जा रहे हैं। इट मीन्स कि इसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या काम कर रहा है, ये ऐसे एनोड कर रहा है, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तभी तो वो आगे जाके मूव करेंगे ना। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स मूव किए और वो जा रहे हैं कॉपर की तरफ। तो कॉपर यहाँ पे ऐसे कैथोड काम कर रहा है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कॉपर की तरफ होगा तो जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एट द सेम टाइम करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। करंट की डायरेक्शन कन्वेंशनली आपको पता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ऑपोजिट होती है। जब आपने देखा करंट फ्लो, उसका हमें कैसे पता लगा, ऊपर जो हमने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है उस वोल्ट मीटर की जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है उसने हमें पता लगा कि जैसे करंट तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस कि हाइड्रोजन से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन से वो कॉपर की तरफ जा रहे हैं, बट जो करंट की डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम द कॉपर टू हाइड्रोजन, वो कॉपर से हाइड्रोजन की तरफ है। तो डिफ्लेक्ट आपने इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन लिख ली, दैट इज फ्रॉम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू कॉपर। और जो करंट है, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट फ्लो फ्रॉम, करंट कहाँ से फ्लो करेगा, हम इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। तो करंट जो है दैट विल फ्लो फ्रॉम, अगर देखो अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कॉपर की तरफ जा रहे हैं, तो करंट क्या होगा, करंट फिर कॉपर से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। करंट की डायरेक्शन उससे ऑपोजिट होगी, दैट इज फ्रॉम द कैथोड टू एनोड। इस वजह से आपको इसकी डायरेक्शन का पता लग जाएगा कि कौन सी इलेक्ट्रोड जो है वो ऐसे एनोड काम कर रही है, कौन सी कैथोड कर रही है। क्योंकि जब आप वोल्ट मीटर में उस की डिफ्लेक्शन, उस नीडल की डिफ्लेक्शन देखोगे कि डायरेक्शन कौन सी है, इसमें जो डायरेक्शन होती है दैट इज़ फ्रॉम द, वो इस तरफ है, दैट इज़ फ्रॉम द लेफ्ट साइड में डायरेक्शन शो कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइड में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो आप देख सकते हो कि करंट की डायरेक्शन जब कॉपर से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ ही जा रहा है। इससे हमें इस चीज़ की क्लैरिटी हो जाती है कि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो ऐसे एनोड काम कर रहा है, और जो भी हमने अननोन इसके साथ तो इलेक्ट्रोड लगाया जिसकी हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करनी है, वो यहाँ पे ऐसे कैथोड काम कर रहा है। और जो भी रीडिंग आपको इस वोल्ट मीटर के स्केल के ऊपर आएगी, जैसे यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 0.34 वोल्ट। ये जो रीडिंग है ये पूरे सेल की रीडिंग है। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल की क्लियर हो जाती है। और आपको पता है कि जब आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी की सेल की निकालते हैं तो उसमें दोनों हाफ सेल की कंट्रीब्यूशन होती है। तो इसका अगर आप फॉर्मूला देखो तो इसमें ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी आ रहा है और रिडक्शन हाफ सेल, दोनों को हमने लेना है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है वो हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ली हुई है, जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है, डिफ़ॉल्ट क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि एक तो आपको पता है ये ऐसे एनोड काम कर रही है, ठीक है, इस एनोड को आप शो भी कर सकते हो कि इसका जो हाइड्रोजन पोटेंशियल है, क्योंकि जब भी कोई चाहे एनोड काम कर रहा है चाहे कैथोड काम कर रहा है, पर हम जब उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेंशन करते हैं उसको रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में करते हैं। ये हमने काफ़ी बार पहले भी बात डिस्कस की है। तो इसमें भी जब आप इसको अगर आयनिक फॉर्म में इसके साथ लिखोगे तो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन गैस बना रहा है, तो इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड की है वो कितनी है, 0.0 वोल्ट। और जो हमारे पास कैथोड है, कैथोड की हमने कैलकुलेट करनी है। कैथोड क्या है, वो हमारे पास क्या है, कॉपर। तो इसको आप अगर आयनिक फॉर्म में लिखो तो लिख सकते हो कॉपर 2+ से कॉपर, इसकी हमें नहीं पता, ये हमने कैलकुलेट करनी है। इस तरह से अगर आपको 3 वेरिएबल्स में से कोई 2 की वैल्यू नोन है तो हम तीसरे की फाइंड आउट कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, EMF का या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सेल की निकालनी हो तो आपको पता है E कैथोड माइनस E एनोड। आपने कैथोड की वैल्यू में से एनोड की वैल्यू माइनस कर देनी है। अब आपको पता है E सेल की वैल्यू हमें पता है दैट इज़ 0.34, और जो कैथोड है कैथोड की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। E कैथोड की हमें नहीं पता है, दैट इज़ कॉपर की नहीं पता है। और जो E एनोड की वैल्यू है, एनोड हमारे पास कौन सी है, हाइड्रोजन की है, तो ये हमने लिख दिया दैट इज़ 0। इट मीन्स कि 0 तो चलो 0 इसकी तो वैल्यू होगी नहीं।
अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास ई कैथोड की वैल्यू क्या निकल के आती है, जो हमारे पास एक अननोन इलेक्ट्रोड था जिसकी हमें कैलकुलेट करनी थी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो 0.34 निकल के आएगी। इसकी साइड हमें चेंज नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी ये ज़ीरो तो कैंसिल हो गया, तो ये जो प्लस में है वो दूसरी साइड में है, तो आपके पास ई कैथोड की वैल्यू 0.34 निकल के आ जाती है। तो इस तरह से आई होप आपको पता लग गया होगा कि जब हमारे पास जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो ऐसे एनोड भी काम कर सकता है और कैथोड भी, जैसे हमने पहले केस कैथोड काम कर रहा था, और एक दूसरा केस हमने लिया है जो कॉपर के साथ कॉम्बिनेशन में लिया है, उसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऐसे एनोड काम कर रहा है और इसकी जो वैल्यू 0.34 वोल्ट आ रही है। इस वजह से अगर कोई भी इलेक्ट्रोड है, मेटल इलेक्ट्रोड, जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, तो हम उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करने के बाद जब उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जब होगा तो कि केमिकल एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो उसमें आप देखोगे कि जो भी डायरेक्शन करंट की आ रही है, करंट की डायरेक्शन से हमें पता लग जाएगा कि इन दोनों में से कौन सी जो इलेक्ट्रोड है ऐसे कैथोड काम कर रही है और कौन सी इलेक्ट्रोड ऐसे एनोड काम कर रही है। क्योंकि आपको पता है कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो तो ज़ीरो ही रहेगा, जो भी वैल्यू आपकी उसमें वोल्ट मीटर में आ रही है वो सेल पोटेंशियल है, तो आपने फिर वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा के उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप तो जैसे हमने लास्ट केस में किया था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब ऐसे कैथोड काम करते उसको कैसे रिप्रेजेंट किया था, इन द सेम वे सो दैट कि नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब ऐसे एनोड काम करते उसको की रिप्रेजेंटेशन भी देख लें कि उसको कैसे आपने शो करना है। क्योंकि पेपर में कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए कि उसमें जो कम्बिनेशन में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है तो उसको कैसे शो करोगे, तो ये सारी कंसेप्ट्स आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो यूकेल में देखा जाए तो हमारे पास अगेन आपको पता है कि सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए ABC की सीक्वेंस को फॉलो करना है। A फॉर अनोड, पहले आप अनोड वाला हाफ सेल लिखोगे कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल का ऑक्सीडेशन यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे हो रही है, तो इस वजह से आपको पता है कि जब ऑक्सीडेशन होती है तो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन है, प्लैटिनम पे हाइड्रोजन है, प्लैटिनम वायर जो लगाई हुई है, प्लैटिनम फॉयल, इसके ऊपर हाइड्रोजन आएगी। हाइड्रोजन यहाँ पे जो गैस है पहले वो मोलिकुलर फॉर्म में है, इसको आपने क्योंकि गैस की फॉर्म में है तो 1 atm प्रेशर पे इसको लगाया हुआ है, तो बाद में जब ऑक्सीडेशन होनी है तो आपने शो करना ये वर्टिकल लाइन है कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडेशन होने के बाद H पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रही है और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 1 मोल है। तो ये हमने इसमें अनोड वाला अनोड शो कर दी है। इसके बाद जैसे प्लैटिनम हर बार लिखना कंपल्सरी है क्योंकि हाइड्रोजन जब भी रिएक्शन करेगी तो उसको एक सरफेस चाहिए होता है, तो प्लैटिनम फॉइल उसको एक सरफेस प्रोवाइड कर रही है जिसके ऊपर ये रिएक्शन हो रहा है। क्योंकि पहले हाइड्रोजन गैस आई है, कहाँ पे आके स्टे कर रही है प्लैटिनम, इसलिए प्लैटिनम इस बार ने पहले लिखा है। फिर आप हाइड्रोजन गैस लिखो, हाइड्रोजन गैस आएगी क्योंकि ऑक्सीडेशन होनी है, ऑक्सीडेशन के बाद वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके H पॉजिटिव आयन बनाएगी। फिर आपने ब्रिज बनाना है, ब्रिज की 2 लाइन्स आ जाएंगी। अब आपके पास क्या है कैथोड, कैथोड कौन सी है कॉपर, कैथोड में इलेक्ट्रॉन्स को गेन हो रहा है, तो गेन का मीनिंग है पहले मेटल आयन में होगा कॉपर 2+ में, ये कंसंट्रेशन 1 मोलर है। इसके बाद कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन लूज है वो गेन करेगा और क्या होगा कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में। इस वजह से हमने इसके सेल को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करना। अगर पेपर में आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कम्बिनेशन में से कोई भी सेल आ जाता है तो उसको रिप्रेजेंट करना भी आप लोगों को आना चाहिए कि बिल्कुल सिंपल सी कंसेप्ट होती है, वही बेसिक रूल हम बार बार फॉलो करने हैं, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, तो यू मस्ट नो इट। सो आई होप यहाँ तक आपको ये पॉइंट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है, इसकी हेल्प से आप कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो किसी अननोन इलेक्ट्रोड्स की, तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी इफ़ यू फील लाइक दैट कि कुछ आपको प्रॉब्लम्स हैं, सो आई होप ये आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल एंड इसकी डिज़ाइनिंग क्लियर होगी। सो स्टे सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम नस्ट इक्वेशन और उसकी डेरिवेशंस और बाकी के कंसेप्ट्स लेंगे जो भी इसके साथ रिलेटेड है। सो स्टे कनेक्टेड विद ऑल द वीडियो सो दैट कि आपको सारे लेक्चर्स अच्छे से क्लियर हो जाएं, पूरा चैप्टर आपको समझ आ जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।